मित्रों नमस्कार। कृपया मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कोई साथी हो तो कृपया सूचित करें। जी नमस्कार, क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई बताएं मेरी आवाज। मैं आज जनसुलभ पुस्तकालय से जी धन्यवाद राधा कृष्णन जी। मित्रों, आज मैं अर्पण कुमार हमारे समय के एक महत्वपूर्ण लेखक अशोक वाजपेयी जी पर कुछ बोलने के लिए उपस्थित हूं। आप जानते हैं कि जनसुलभ पुस्तकालय अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहा है और उसी कड़ी में यह चौथा कार्यक्रम है। आपने देखा होगा पोस्टर पर तीसरी कड़ी लिखा हुआ है, मगर भारत के एक महत्वपूर्ण पेंटर और कवि गुलाम मोहम्मद शेख साहब को बोलना था और कुछ तकनीकी कारणों से वे हमसे जुड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे में कोरोना से आक्रांत इस समय में अपने घर पर किसी का सहयोग लेना भी आसान नहीं था। फिर भी उनकी इतनी रुचि थी, इतनी इच्छा थी कि वे अंततः किसी को बुलाए और फिर आज अशोक वाजपेयी जी पर उनका यह उद्बोधन संपन्न हो सका। मैं उनके इस जज्बे को, कलाकार की इस जिद को सलाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इसलिए चौथी कड़ी में मैं आज स्वयं उपस्थित हूं। कहीं ना कहीं एक रिजर्व फोर्स की तरह मैं स्वयं को देखता हूं, मगर कई बार सामने से भी बैटिंग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी जरूरत हो जाती है और संयोग से अशोक वाजपेयी जी पर मेरा काफी लिखना हो पाया है, तो मेरे पास सामग्री भी कुछ कम न थी। उसी सिलसिले में मैंने कुछ आलेख पहले के जो थे लिखे हुए, उन सबको एकत्रित किया और आज आप सभी के सम्मुख हूं। मित्रों, मेरे इस आलेख का शीर्षक है अशोक वाजपेयी विराट अस्तित्व से स्वयं को जोड़ता चलता एक रचनाकार। यह शीर्षक मैंने उनकी ही बातचीत के एक टुकड़े से लिया है। आपने देखा होगा पोस्टर पर भी आज जो चित्र हैं वह अमर उजाला के आधे पृष्ठ पर आए उनके उस इंटरव्यू का ही है। वह बातचीत आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व संपन्न हुई थी और तब मैं दिल्ली में था और अशोक वाजपेयी जी वहां महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत थे। यह विश्वविद्यालय के शुरुआती दिन थे और शुरुआती काम करने के लिए एक कार्यालय सफदरजंग इनक्लेव नई दिल्ली में खोला गया था। अमर उजाला के संबंधित
संपादक से मेरी बातचीत हुई और फिर यह इंटरव्यू तय हुआ। तो इन सब से जुड़े संस्मरण बाद में शहर और शख्सियत एक कार्यक्रम मैं करता हूं, उसकी भी पहली कड़ी में अशोक वाजपेयी जी आए और इधर एक हिंदी पत्रिका के लिए जो उन पर विशेषांक निकाला जा रहा है उस सिलसिले में भी लिखना हुआ। तो इन सब को जोड़ता हुआ यह आलेख तैयार हो सका है। मैं शुरू करता हूं। अशोक वाजपेयी जी से मेरी कुछ विशेष या कहें कोई सुदीर्घ पहचान नहीं है, मगर उनसे जब भी संपर्क किया कुछ सकारात्मक रिस्पॉन्स ही प्राप्त हुआ। और जैसे कि अभी हमने चर्चा की थी दिल्ली में जब मैं था, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए कई लेखकों से इंटरव्यू करने का मौका मिला, जिनमें इंदिरा गोस्वामी जी, मनोहर श्याम जोशी, कमलेश्वर, रामदर्श मिश्र, पद्मा सचदेव, अब्दुल बिस्मिल्ला, नासिरा शर्मा, अशोक वाजपेयी आदि प्रमुख हैं। और फिर कुछ उस समय का जिक्र है जब मैं सफदरजंग इनक्लेव में उनसे बातचीत करने गया था, जिसकी चर्चा अभी हमने की। एक सफल ब्यूरोक्रेट का आत्मविश्वास और साहित्यकार की निसंगता दोनों मुझे उनमें देखने को मिली थी। अब तक उनसे कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिलना हुआ था, उन्हें देखना और सुनना हो पाया था, मगर ऐसे अवसरों पर वे कुर्ते और बंडी में ही अमूमन दिखते रहे थे। मगर सफदरजंग के उस भवन के अपने ऑफिस में वे नीली और धारीदार शर्ट में मेरे सम्मुख थे। मेज की उस तरफ दीन दुनिया को देखा समझा एक संजीदा और जागरूक, साधन संपन्न, रिसोर्सफुल व्यक्तित्व बैठा हुआ था, तो दूसरी तरफ सकुचाया, घबराया और क्रमशः एक एक पायदान लुढ़कता चढ़ता हुआ एक नवयुवक था। मगर उस नवयुवक के पास कुछ ऐसे सवाल थे जो शायद अशोक वाजपेयी जी को पसंद आए होंगे और वह चर्चा काफी अच्छी रही। कविता, साहित्य, समाज, पुस्तक संस्कृति, अकेलापन, प्रकृति आदि कई मुद्दों पर उनसे वह बातचीत हुई। मुझे खुशी है कि हमारी उस बातचीत को अमर उजाला ने ससम्मान अच्छे ढंग से प्रकाशित किया और दिल्ली से अहमदाबाद, जयपुर, बिलासपुर तक की इस यात्रा में वह अखबार का वह टुकड़ा आज भी मेरे पास एक निधि के रूप में सुरक्षित है। मित्रों, उस समय मेरे पास याशिका MF10 मॉडल का एक छोटा सा कैमरा था। इस बीच मैं देख रहा हूं सत्येंद्र प्रसाद श्रीवास्तव जी, उदय भानु पांडे जी, कुमार विजय गुप्त जी, महेंद्र गगन जी, ब्रह्मदत्त शर्मा जी, चंद्रकांता जी, आप सभी जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि अपना समय निकालकर यहां पर आए हुए हैं। और जो साथी मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मित्रों, उस समय मेरे पास याशिका MF10 मॉडल का एक छोटा सा कैमरा था। उसी कैमरे से मैंने उनके कुछ फोटोग्राफ लिए थे। उसी में से एक फोटोग्राफ अमर उजाला के उस इंटरव्यू के साथ भी छपा
और जिसे आप आज के पोस्टर पर भी देख ही रहे हैं। तब 2001 में अशोक वाजपेयी जी 61 वर्ष के थे और मैं 24 वर्ष का। आज अशोक वाजपेयी जी कुछ ही दिनों में 16 तारीख को 80 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं और मैं भी अपने 43वें वर्ष में चल रहा हूं। वर्ष का हिसाब इसलिए दे रहा हूं कि मैं इसके बहाने यह कहना चाहता हूं कि अशोक वाजपेयी जी किसी तरह पीढ़ी अंतराल को पाटते हुए, अशोक वाजपेयी जी जिस तरह पहले भी पीढ़ी अंतराल को पाटते रहे और संवादरत रहे, आज भी लगभग वैसे ही हैं और मेरा और मुझे लगता है कि मेरे अन्य साथियों का भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। हम दोनों के बीच उम्र का जो फासला तब था वह आज भी है। मैं तब भी उनसे उसी संकोच से बातें करता था और आज भी हमारी बातचीत में संकोच का वह आवरण हटा नहीं है। शायद इसकी जरूरत भी नहीं है। हालांकि कभी कभी रौ में आता हूं और दूसरी तरफ से अशोक वाजपेयी जी की ओर से कुछ रिस्पॉन्स मिलता है तो छूट ले लेता हूं, लेकिन ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके पीछे हमारे भारतीय संस्कार के अपने प्रभाव ही हैं। इस बीच मदन शुक्ला जी, दिनेश तापस जी, धन्यवाद, आप जुड़े हुए हैं। कई ऐसी पीढ़ियां हैं और उन पीढ़ियों से आए ऐसे कई लोग हैं जिनसे वाजपेयी जी की पर्याप्त निकटता है। मैं तो फिर भी कुछ उनसे दूर दूर ही रहा, संयोग भी ऐसे रहे। वर्ष 2011 में मुझे दिल्ली छोड़ना पड़ा और अहमदाबाद से होते हुए मैं जयपुर आया। 2011 से लेकर 17 तक मैं जयपुर में रहा और इस बीच एकाधिक बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में उनसे मुलाकातें होती रही और उन्हें सुनने का मौका भी मिला। उसी क्रम में हिम्मत शाह जी को और अशोक वाजपेयी जी को भी एक साथ देखना और उनकी दोस्ती को समझना हुआ। हमारी इच्छा थी कि इस एकाग्र में हिम्मत शाह भी बोलें, मगर अपनी अशक्तता के कारण वे ऐसा करने में संभव फिलहाल नहीं है। कुमार विजय गुप्त लिख रहे हैं, अशोक वाजपेयी जी की एक पंक्ति मुझे अद्भुत लगती है, प्रेम देह का सूर्योदय है। जी बिल्कुल, और ऐसी कई पंक्तियां हैं जो कहीं न कहीं हमारे अंतर्मन को, हमारे भावक को प्रभावित करती हैं। दिनेश तापस जी, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं इसमें कुछ हिस्से उनकी कविताओं पर भी रहेंगे ही। जयपुर में रहते हुए ही उनकी कविताओं की एक संपादित पुस्तक पर जनसत्ता के लिए लिखना भी हो पाया। तो इस तरह से जो भी हमारे जैसे क्या कहें उसको, एक कोशिश करते लोग थोड़ा बहुत कर पाते हैं, जितना काम हो सकता है उतना करने की एक छोटी सी कोशिश रहती है। ऐसे में अशोक वाजपेयी जी जैसे एक अविकल शब्द योगी पर कुछ बोलना और लिखना आसान काम नहीं है। फिर भी मेरी ओर से यह एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग उन पर क्या बोलेंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि अपने ऐसे पूर्ववर्तियों से काफी कुछ सीखते और प्रेरणा पाते हैं।
कई ऐसे काम हैं जो मुझे और मेरी पीढ़ी को और मेरी परवर्ती पीढ़ी को भी कुछ अधिक तत्परता से करने की आवश्यकता है। मित्रों, यह दूसरी बार है कि मैं जनसुलभ पर स्वयं आया हूं। इसके पूर्व इंदिरा गोस्वामी पर बोलने के लिए भी मैं आया था और आज इस एकाग्र में भी आपके सम्मुख हूं। जबकि आप यह मानकर चलिए कि लगभग जनसुलभ पर 200 कार्यक्रम शीघ्र ही पूरे होने को हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक लोग इस जनसुलभ पुस्तकालय से जुड़ें और कहीं न कहीं एक संतोष का विषय है कि लोग जुड़े हुए हैं और निरंतर साहित्यिक और साहित्येतर भी कुछ एक गतिविधियां इस पर हो रही हैं। अभी कुछ महीने पूर्व ही जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी, शहर और शख्सियत अपने कार्यक्रम की, उसकी श्रृंखला में शुरुआत अशोक वाजपेयी जी के ही इंटरव्यू से हुई। वह बातचीत YouTube पर उपलब्ध है और आप कभी भी सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने 3 शहरों और 3 शख्सियतों पर विस्तार से चर्चा की थी। उसमें पोलैंड और फ्रांस के भी शहर थे और उन पर काम करने वाले विद्वानों में पोलैंड और फ्रांस के भी लोग शामिल हैं, कुछ अन्य देशों के भी। और हमारी इच्छा थी, हमने काफ़ी कोशिश की कि वे लोग भी, यदि नेताजी और अन्य लोग फ्रांस से इसमें जुड़ सकें, मगर कुछ उनकी अपनी पारिवारिक और अन्य गतिविधियां इस तरह की हैं कि अभी वे इसके लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं। इस बीच अशोक वाजपेयी जी जनसुलभ पुस्तकालय पर निर्मल वर्मा और रघुवीर सहाय पर आयोजित कार्यक्रम श्रृंखलाओं में भी हमारे अनुरोध पर सहर्ष आए और बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया। निर्मल वर्मा जी पर और रघुवीर सहाय पर आयोजित कार्यक्रम श्रृंखला का समापन उन्हीं के उद्बोधन से हुआ। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। अब मित्रों, जैसे कि मैंने शुरुआत में यह बात कही थी कि यह जो आज के वक्तव्य का शीर्षक है, विराट अस्तित्व से स्वयं को जोड़ता चलता एक रचनाकार, तो उस इंटरव्यू में जो सवाल मैंने किया था उसके उत्तर में उन्होंने जो बातें कही थी, मैं सोचता हूं कि उसका एक अंश यहां पढ़ दूं। पूरा इंटरव्यू तो इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो मैं उस सवाल को पढ़ता हूं जो हमने उनसे किया था। मेरा वह सवाल यह था कि अशोक वाजपेयी अकेले में एक उदास और दुखी व्यक्ति हैं। सामाजिकता के बरक्स अशोक वाजपेयी की एकांतिकता में इतनी उदासी क्यों है? यह मेरा प्रश्न था। उदय भानु पांडे जी लिख रहे हैं, मुझे और मेरे कुछ वरिष्ठ मित्र अशोक जी को कवि की अपेक्षा समीक्षक के रूप में बेहतर पाते हैं। जी, इसी प्रश्न के जवाब में अशोक वाजपेयी जी ने जो बात उस दिन कही थी जून 2001 में, उसे आज आप पुनः जनवरी 2021 में भी सुने। वे कहते हैं, उदासी, प्रेम, ईश्वर और मृत्यु मेरी कविताओं में एक साथ आते हैं। पहले ही काव्य संग्रह में मृत्यु पर लिखी कितनी ही कविताएं हैं। शुरू में जब मैं पटना में था, बड़ा धार्मिक किस्म का था, लेकिन मैट्रिक तक आते आते सब कुछ छूट छाट गया। कोई पारंपरिक सहारा नहीं बचा। अकेलापन बढ़ता गया। 8 भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के कारण परिवार की बृहत्तर जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ा। ये ससुरे भी कम बड़े काम होते हैं।
17-18 वर्ष तो मैंने लिखना ही छोड़ दिया। 1966 में मेरा पहला और 1984 में मेरा दूसरा काव्य संग्रह आया। 2 पुस्तकों के बीच 18 वर्षों का अंतराल। हालांकि उसके बाद और आजकल काफी कुछ लिख रहा हूं, लेकिन इसका दुख मुझे सालता है कि जितना कुछ करना चाहिए था उतना कर नहीं पाया। अब तो वक्त भी कम जान पड़ता है। हम जानते हैं कि अशोक वाजपेयी जी ने कितने काम किए हैं। सितांशु जी ने परसों ही उन्हें एक कवि के साथ, एक लेखक के साथ एक घटना के रूप में भी देखा, और आज हम गुलाम मोहम्मद शेख को भी सुनते हुए इसे बेहतर रूप में समझ पाए। फिर भी हमारे भीतर, किसी भी मनुष्य के भीतर इतनी ऊर्जा, इतनी जिज्ञासा है कि वह अपने एक जीवन में चाहे तो कई कई जीवन का कार्य संपन्न कर सकता है। जब अशोक वाजपेयी जी यह कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके भीतर ऐसा ही कोई बोध उस समय रहा होगा। मंजरी सिन्हा जी दिख रही हैं, स्वागत है मंजरी जी। और कुछ मित्रगण हैं, उनके चित्र मैं अभी ठीक से नहीं देख पा रहा हूं, माफ करेंगे। हाँ, तो मेरे उसी प्रश्न के दूसरे हिस्से में वे कुछ और बातें करते हैं, जहां से आज के इस वक्तव्य का शीर्षक मुझे मिल पाया। वे आगे कहते हैं, फिर मित्रों ने मुझे धोखा भी तो बहुत दिया। मेरी जिंदगी दूसरों द्वारा ठगे जाने और फिर भी उम्मीद न छोड़ने, हिम्मत न हारने की कहानी है। सो अकेले और प्रकृति के पास रहता हूं। अपने वजूद और सृजन को इस विराट अस्तित्व से जोड़ता हूं। यहीं से हमने यह शीर्षक लिया, अपने वजूद और सृजन को इस विराट अस्तित्व से जोड़ता हूं। यहां बैठे हुए देखिए, कवि या एक लेखक अपनी स्थानिकता में भी प्रकृति को कैसे अनुमति प्रदान करता है, और एक बंद कमरे में, एक कार्यालय में रहते हुए भी, खिड़की से दूर देखते हुए भी कैसे प्रकृति को याद करता है, उसकी एक वानगी देखें उनके इस उत्तर में। मुझे लगता है कि मेरे ऐसे बैठने और सूरज के उगने में कहीं कुछ संबंध होना चाहिए। चिड़िया चहक रही है, उसका मेरी कविता के शब्दनाद से कहीं कोई रिश्ता अवश्य है। इनसे गुजरते हुए कोशिश करता हूं कि कला और जीवन में ईश्वरहीन अध्यात्म कैसे हो। देख पाता हूं कि प्रेम का अनंत विस्तार कैसा है, और उसका रूपक असल में पूरी कविता का रूपक किस तरह है। फिर उदासी भी जाती रहती है। मतलब यह कि हम अपने अकेलेपन में भी अपनी उदासी से लड़ सकते हैं, और प्रकृति के बीच जाकर उनसे ऊर्जा लेकर, उनके उपादानों से अपनी उदासी पर भी नियंत्रण पा सकते हैं, उसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, समय कभी पुराना नहीं होता। स्मृतियों से हमारा साहित्य अटा पड़ा है। अशोक वाजपेयी की कविताओं में स्मृतियां बीच बीच में राहत देने का काम करती हैं, स्वयं कवि को भी और कविता के भावकों को भी। कई बार वे विशुद्ध जातीय स्मृतियां होती हैं, जिसकी देशजता और ठेठपन से हम प्रभावित हुए बगैर रह नहीं पाते। अपनी एक कविता में समय से संवाद करते हुए वे क्या कहते हैं और अपने लिए समय से क्या मांगते हैं, इसकी एक वानगी देखिए।
पांडे साहब लिख रहे हैं, मैं और मेरे वरिष्ठ मित्र यह सोचते हैं कि वाजपेयी साहब का समीक्षक उनके कवि पर भारी पड़ता है। जी, आपकी टिप्पणी हमें मिली। इस कविता में अशोक वाजपेयी लिखते हैं, अंधेरे में हाथ थामने, सुनसान में गुनगुनाहट भरने, सहारा देने, धीरज बंधाने, अडिग रहने, साथ चलने और लड़ने का कोई भूला बिसरा पुराना गीत तुम्हें याद हो तो समय गाओ, ताकि यह समय, यह अंधेरा, यह भारी असह्य समय कटे। हम कई बार ऐसे समय में रहते हैं जहां हम अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए कुछ ऐसे ही अनुनय विनय कर रहे होते हैं। यह उदासी नहीं है, उदासी से लड़ने की एक कोशिश है, जिजीविषा है, जो प्रकृति के उपादानों के माध्यम से बार बार हमें उनके लेखन में देखने को मिलती है। मैं आगे बढ़ता हूं। अशोक वाजपेयी का कवि हो या गद्यकार, वह समान रूप से इस विशेषता से लैस है। अभी मैं एक उनके आत्मवृत्त को समेटती किताब पौ भर जीरे में ब्रह्मभोज के कुछ बातें करूंगा। यह किताब मुझे बहुत प्रिय है और मैं कई बार इस पुस्तक को पढ़ता हूं। पौ भर जीरे में ब्रह्मभोज। दरअसल एक कार्यक्रम के आयोजन में एक महिला ने उलाहना देते हुए यह बात कही थी कि क्या पौ भर जीरे में ब्रह्मभोज होगा। कवि लेखक वहीं से इस पंक्ति को उठाता है जो कहीं ना कहीं हमारी लोक जातीयता के जो अपने व्यंग हैं, जो उसकी वक्रोक्ति है, जो उसका अपना एक वक्र सौंदर्य है, उसकी ओर इंगित करता है यह शीर्षक, पौ भर जीरे में ब्रह्मभोज। यह किताब 2003 में आई थी, आज से 18 वर्ष पूर्व, और तब से ही यह काफी चर्चित है और मेरे जैसे कई ऐसे पाठक हैं जिन्हें यह किताब बहुत पसंद है। तो उस पर भी कुछ चर्चा करेंगे। साथ में उनके कविता संग्रहों की भूमिकाओं में जो बातें कही गई हैं, अगर वक्त रहा तो उन पर भी हम कुछ बातचीत कर सकते हैं, जिससे हमें उन भूमिकाओं में कवि का वक्तव्य और मंतव्य समझने को मिलता है और कहीं ना कहीं इससे हम अशोक वाजपेयी के आलोचक रूप को भी कुछ बेहतर रूप में समझ पाते हैं। आप जानते हैं, पौ भर जीरे में ब्रह्मभोज पुस्तक 2 खंडों में है, क और ख। क में कई महत्वपूर्ण अध्याय हैं जिनमें भी विराट अस्तित्व के संकेत हमें देखने को मिलते हैं। वितान और विस्तार, कविता से उम्मीद, इतना भी कम नहीं, मृत्यु और अनुपस्थिति, हमन को होशियारी क्या, कविता का समय, अर्थ की तह, आविन्यों में अब तक का किया धरा, अपने शहर को याद करते हुए, अनुपस्थिति और उपस्थिति, और बैठे ठाले आलोचक। ये अध्याय क में, क खंड में है और ख खंडों में विभिन्न लोगों से जो उनकी बातचीत हुई है उसको शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं कि बैठे ठाले आलोचक, ये स्वयं पर जो एक आत्म व्यंग का कौशल है, जो उसकी उदारता है, उसकी भी छवि हमें देखने को मिलती है। क खंड के इन शीर्षकों से हमें यह स्पष्ट तौर पर आभास होता है
कि वे किस तरह अपने मनोभावों, विचारों, लेखकीय कर्मों, जीवन के विभिन्न उतार चढ़ावों, यात्रा संस्मरणों आदि को सहजता पूर्वक अभिव्यक्त करते हैं। और फिर का खंड का जो पहला अध्याय है, वितान और विस्तार, वह भी काफी पहला ही अध्याय काफी महत्वपूर्ण है और इसमें भी वे अपने पुरखों की तार से अपने होने को जोड़ते चलते हैं। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं कि उनकी कविता की पंक्ति है कि वे पुरखों की हड्डियों में रहते हैं, जिसकी चर्चा सितांशु जी ने परसों की। और ऐसी कुछ बातचीत कल के जो हमारे सरकार साहब थे बंगाल से, उन्होंने भी ऐसी बातचीत की। तो कहीं ना कहीं वे अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं और वे गद्य में लिखें, पद्य में लिखें, वे बातें, वे उद्गार सहज रूप से निसृत हो ही उठते हैं। वितान और विस्तार के खंड दूसरा दौर में, इसी अध्याय का एक खंड है, वितान और विस्तार का ही एक खंड है, दूसरा दौर। तो उसमें कवि अपनी मां के बहाने कई बातें सीधे सीधे लिखता है। उन पंक्तियों को यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनमें वे अपने पहले कविता संग्रह जो शहर अब भी संभावना है 1966 में जो प्रकाशित हुआ, और दूसरे कविता संग्रह एक पतंग अनंत में जो 1984 में प्रकाशित हुआ, तो इनके बीच जो 18 वर्षों का फासला है उसकी वो बात करते हैं। और इस बीच उनकी मां, जिन्हें वे प्यार से दिदिया कहा करते थे, वे दिवंगत भी हो जाती हैं, गुजर जाती हैं। संवेदना जनित और सुचिंतित ढंग से कवि अपनी मां के साथ अपने कवि कर्म को जोड़ पाता है। वह अलग अलग परिस्थितियों में मां के ऊपर लिखी जाने वाली अपनी कविताओं के सत्व को पकड़ने की कोशिश करता है। वह अपनी मां की जीवन यात्रा को अपनी कविताओं में दर्ज करता है, और जितनी कविताएं अशोक जी की उनकी मां पर जीवितावस्था में हैं, उससे अधिक कविताएं उनकी मां पर उनके गुजरने के बाद लिखी गई। मित्रों, यहीं पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज का जो समर्पण है वह भी उल्लेखनीय है। वे लिखते हैं, उन असंख्य दूसरों के नाम जो न होते तो मैं न होता। यह कवि की अपने समाज से, अपने समान धर्मियों से जिस तरह का लगाव है, और जिसकी एक वानगी आज हमने गुलाम मोहम्मद शेख के वक्तव्य में भी देखी, उसी को यह समर्पण कहीं ना कहीं अपने तय संपोषित करता है। लेखक के इस समर्पण में हम लोक की स्वीकृति के प्रति आभार और उसकी जरूरत, आभार तो है ही, लेकिन आभार व्यक्त करने की भी एक आवश्यकता होती है और उसकी अपनी एक महत्ता होती है, वो दोनों इसमें स्थापित हो पाते हैं। स्वभावतः पाठकों के होने में स्वयं के होने का अर्थ रचनाकार को सहज ही समझ में आता है। तभी आज यह एकाग्र इतने लोग सुन रहे हैं और कई जगहों से इस पर मुझे प्रतिक्रिया मिल रही है। यहीं से किसी लेखक का आधार सुदृढ़ होता है और उसकी प्रशाखाएं विस्तृत होती हुई संभव दिखती हैं। जब आप बिल्कुल सच लिखते हैं, स्वयं उसका आत्म विश्लेषण करते चलते हैं, तब भाषा उसके अनुरूप अपने कर्तव्य दिखलाती है और आपके लिखे में एक जादुई आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज का गद्य भी कुछ इस प्रकार का ही गद्य है
कह सकते हैं कि जो अबोध जन्य सरलता और उत्सुकता उनकी कविताओं में है, लगभग वैसी ही अबोधता और उत्सुकता उनके गद्य लेखन में भी है। उनके दृष्टा, भोक्ता और लेखक दार्शनिक में परस्पर सामंजस्य की जैसे कोई लेन देन चल रही हो। अशोक के गद्य को अकेले कमरे की नीरवता में अगर पढ़ें तो वह यह साफ साफ महसूस होता है कि एक बोलते हुए व्यक्ति का गद्य है। अशोक वाजपेयी स्वयं कई अवसरों पर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वे बातूनी हैं और इसका श्रेय वे अपने शहर सागर को देते हैं। यह आलेख लंबा है तो मैं कुछ हिस्सों को छोड़ रहा हूं। बातचीत के क्रम में समय का अंदाज कुछ कम रहता है, फिर भी अभी कुछ और समय है, कुछ और बातें करते हैं। मैं अपने माता पिता के जो उनके संबोधन है उसकी पृष्ठभूमि पर भी कुछ बात करता हूं। अशोक अपने माता पिता के लिए प्रयुक्त अपने संबोधनों के पीछे के प्रकरणों को भी बताते हुए चलते हैं। इससे क्या होता है? इससे पाठक अपने आप को उनकी पारिवारिक घटनाओं और प्रकरणों से सहज ही जोड़ पाता है और फिर हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए लोग अपनी स्वयं की स्मृतियों में चले जाते हैं, अपनी अपनी पृष्ठभूमि में जाते हैं। हम अपनी मां को किस नाम से पुकारते हैं, हम अपने पिता को क्या कहते हैं, हम यह सब भी सोचने लगते हैं। तो यह किसी लेखक के गद्य की बड़ी सफलता है कि वह आपको अपनी बात कहते हुए आपको आपकी स्मृतियों में ले जाए, जो हमें इन हिस्सों में, इस किताब में और अन्यत्र भी देखने को मिलते हैं। पांडे साहब लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है गद्य और पद्य के बारे में। जी शुक्रिया, एक छोटी सी कोशिश है, आप लोग वरिष्ठ हैं, आप लोगों की शुभकामनाएं ताकत देती हैं। एक हिस्सा मैं चाहता हूं कि यहां पर अशोक जी का लिखा हुआ सुनाऊं, जिससे हमारे अन्य साथीगण जो परवर्ती पीढ़ी के लोग हैं या जो कम पढ़े हैं उनको वे थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि से अवगत होंगे। वह एक अंश मुझे आवश्यक लगता है। वे अपनी दीदिया मतलब अपनी माँ और अपनी मातृभाषा जो बुंदेलखंडी है और कैसे उनके घर में उसको बोलने के लिए मनाही थी, इस पर वे तंज भी कसते हैं और बड़ी ईमानदारी से अपने घर के माहौल की चर्चा भी करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। वो एक सुन लीजिए। कोट, दीदिया बुंदेलखंड की थी। हमारे घर में खड़ी बोली ही बोली जाती थी और बुंदेलखंडी बोलना लगभग वर्जित था। हम देश के यानी उत्तर प्रदेश के थे और इसलिए गंवारों की बोली यानी बुंदेलखंडी बोलें यह भद्राचार नहीं था। इसलिए खड़ी बोली मेरी मातृभाषा हुई। जबकि हम लोग जो उनसे इतने छोटे हैं, अपनी अपनी मातृभाषा, किसी की मैथिली है, किसी की मगही है, किसी की भोजपुरी है, किसी की राजस्थानी है, मगर अशोक वाजपेयी स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और अपने घर की जो भी अभिजातता कहिए या कुछ और कहिए उसका पोल भी खोल रहे हैं और कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से मान रहे हैं कि इसलिए खड़ी बोली मेरी मातृभाषा हुई। बोलियों की भरी पूरी रस भरी दुनिया और संपदा से दूरी बचपन में ही बन गई थी। बाद में जब इस वंचना के प्रति सजगता हुई, आप रेणु को याद कीजिए, फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्हें निर्मल वर्मा भी इतने आदर से याद करते हैं,
वे अपनी उसी आंचलिकता के लिए जाने जाते हैं। और आज हमारे इस वर्तमान समय में कई पीढ़ियां हैं जो अपनी कहानियों में, उपन्यासों में, कविताओं में भी आंचलिकता का प्रयोग धड़ल्ले से कर रही हैं और उससे कहीं ना कहीं वह खूबसूरती भी आ पाती है जो भारत और उत्तर भारत या हिंदी प्रदेश की विविधता को व्यंजित करती है। तो अशोक वाजपेयी जी को भी इसका एहसास होता है और वे लिखते हैं कि बाद में जब इस वंचना के प्रति सजगता हुई तो कविता में अपने इस मातृ अंचल की अनेक आवाजें, अंतर्ध्वनियां, छवियां आदि बेखटके आना शुरू हुई। लेकिन कभी मैं एक छोटे शहर का ही रहा, यानी सागर का, बुंदेलखंड का नहीं। पहले कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है का अधिकतर भूगोल इसी छोटे शहर का है। कविता और संभावना दोनों ही ज्यादातर सागर की। बाद की कविता में इस शहर का परिसर बढ़ता जरूर गया है और उसके पड़ोस में जब तब समूचे ब्रह्मांड को देखने की चेष्टा भी हुई है। पर मुझे उम्मीद है कि मैं अपना शहर छोड़कर कहीं और अपनी कविता में कभी नहीं गया और बसा। अनकोट। मित्रों, हम पाते हैं कि बोलियों के प्रयोग से बचपन में हठात दूर कर दिए गए अशोक बाद में किस तरह सायास उनकी संपदा और भंगिमाओं को अपनी रचनाओं में आने देते हैं। उस समय भाषा और बोली को लेकर अमूमन कई जगहों पर पाए जाने वाले ऐसे पारिवारिक पूर्वाग्रहों की ओर ध्यान दिलाना ही इस आत्मवृत्तकार का उद्देश्य है। ऐसा करके लोग शायद अभिजात्यता के प्रति अपने आग्रह को प्रदर्शित करना चाहते हो। इस स्थानिकता से भौमिकता की ओर जाने वाले अशोक वाजपेयी अनिवार्यतः और स्वाभाविक रूप से एक कवि हैं और जैसे कि पहले भी चर्चा हुई, उनका सागर प्रेम असंदिग्ध है, ख्यात है, कुख्यात भी। स्वयं को भी वे मूलतः कवि मानते हुए चलते हैं और यह बात वे कई पुस्तकों में लिख चुके हैं। अपनी इस पुस्तक के कविता से उम्मीद शीर्षक अध्याय में वे इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। अशोक वाजपेयी फैज अहमद फैज के एक शेर को उद्धृत करते हैं। वह शेर है, आस उस दर से टूटती ही नहीं, जाके देखा न जाके देख लिया। अशोक फैज के शेर को कविता से अपने संबंध को रूपायित करने के लिए उद्धृत कर रहे हैं। यह कहना गलत ना होगा कि कविता के साथ अशोक वाजपेयी का वही संबंध है जो उनकी सांसों के साथ स्वयं उनके जीवन का है। कविता और कवि के बीच स्वाभाविक या कहें अपरिहार्य संबंध अशोक वाजपेयी के समर्पित कवि व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अपने शुरुआती कवि रूप को वे याद करते हुए इस अध्याय में कई बातें लिखते हैं। बीच बीच में होने वाले कई तरह के मोहभंग के बावजूद कविता से उनकी उम्मीद समाप्त नहीं होती है। इसलिए इस अध्याय का शीर्षक भी यही है, कविता से उम्मीद। ऐसा नहीं है कि उन्हें मोहभंग नहीं हुआ हो। हम सभी कलाकारों, रचनाओं को कई बार मोहभंग से गुजरना होता है और उनके साथ ही हमारा एक तादात्म्य बनता है, एक वैसकता भी आती है। शुक्रिया ब्रह्मदत्त शर्मा जी इस शेर की प्रशंसा के लिए। और आगे फिर कुछ और बातचीत वे करते हैं तो मैं उसको यहां छोड़ रहा हूं क्योंकि समय भी हो रहा है।
और कुछ और बातचीत करता हूं उनकी कविता पर। अशोक कविता को भाषा में किसी मानवीय उपस्थिति के रूप में देखते हैं। यही उनकी एक पंक्ति है जो मैंने जिसका उदाहरण नहीं दिया। वे लिखते हैं अपने इस किताब में कि कविता एक कठिन जटिल मामला है और उसे आसानी या निरे वाक चातुर्य से निपटाया नहीं जा सकता, और यह भी कि कविता एक निपट मानवीय घटना है, वह भाषा में मानवीय उपस्थिति है। तो इसी के संदर्भ में, इसी से बात अपनी आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूं कि जब मानवीय उपस्थिति होगी तब वह भिन्न भिन्न और विशिष्ट भी होगी। इसलिए हर कवि अपने अपने हिसाब से लिख रहा है, क्योंकि हर एक के यहाँ अपने विशिष्ट अनुभव हैं। और इसी कारण से जो इतने रचनाकार हैं, किसी में किसी की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि हर एक का अनुभव अपना है और वह अपने अनुभव से अपने अपने क्षेत्रों में अपनी बात रख रहा है। तो इससे हमारी भाषा में एक विविधता का प्रवेश होता है। तो यहां कविता और भाषा दोनों के प्रति अशोक वाजपेयी जी का एक ईमानदार समर्पण हमें देखने को मिलता है। साथ में यह भी कि ऐसा कहते हुए वे कविता को लेकर, कविता के प्रति जो उनकी अपनी जिम्मेदारी है उसके प्रति भी सजग हैं, और वे कैसे भी शब्द संयोजन को कविता कहने से बचते हुए कविता मात्र के स्तर की ओर भी इंगित करते चलते हैं। कविता के रूप को लेकर भी उनका एक अपना आग्रह है। तो इस तरह से हमने विस्तार से पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज पर चर्चा की, और जानबूझकर मैंने उनके गद्य के हिस्से को कुछ अधिक लिया। लेकिन उस गद्य में भी, उस पद्येतर में भी हम उनके पद्य को अलग नहीं कर सकते। वहां भी पद्य की जो खूबी है, जो उसकी तरलता है, जो उसकी भावमयता है, वे हमें देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए कि उनके अपने संस्मरण हो या उनके वक्तव्य हो, उनकी आलोचना हो या पत्रिकाओं में लिखे उनके अपने संपादकीय हों, वे हर जगह कविताओं की, कवियों की बातें करते हैं। उनके यहाँ शहर के आम फहम लोग भी बड़े जादुई और आत्मीय रूप में आते हैं। उनके यहाँ आए हुए ये सभी उनके बृहत् परिवार के हिस्से बनते चले जाते हैं। तो इस पुस्तक में यह सब पढ़ना तरंगित और रोमांचित होना भी है। और मित्रों, आज जब हम अशोक वाजपेयी जी के गद्य को या उनके समकालीन किसी और के संस्मरणों को पढ़ते हैं, तब हमें यह दुख भी कुछ अधिक सालने लगता है कि किस तरह साझी संस्कृति की उस खुशबू से हम निरंतर दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी भाषा में रागात्मकता और संबंधों को लेकर हमारे सरोकार कैसे निरंतर कम होते चले जा रहे हैं। परसों के वक्तव्य में हमारे प्रथम वक्ता ने उनकी कविताओं में उनके लोकेशन पर बातचीत करते हुए उचित ही उनकी कविताओं में संबंधों के निर्वहन पर भी कई बातें की थी। आज हमारे बीच हम सब में अहनमयता बढ़ती चली जा रही है। हमारे भीतर का नकलीपन अक्सरहां एक जैसी भाषा में हमारे लेखन में आता जा रहा है। निसंदेह हमें भारतीयता के उन रंगों की ओर पुनः लौटने की जरूरत है, मगर हम अपनी क्षुद्र राजनीति में उसे बिला देने पर उतारू हैं। यह आलेख लंबा है और कुछ चीजों को मैं छोड़ रहा हूं, और
बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास 15 मिनट कम से कम और हैं, तो कुछ और बातें करते हैं। उनकी जो आलोचना की जो एक पुस्तक है कविता का गल्प, यह किताब 1996 में आई थी। इसमें वे लिखते हैं एक जगह, कविता से अनुराग प्रथमतः और अंततः जिजीविषा का ही प्रकार है। हमारे समय की कविता हमारी जिजीविषा को उकसाती है और उसे भरा पूरा बनाती है। यह भरोसा ही कविता पर लिखने की मूल प्रेरणा रहा आया है। निश्चय ही अशोक अपने कवि कर्म को अपनी जिजीविषा से जोड़ते हैं, और हम जिस विराटता की बात हमने शुरुआत में की, या हम उनके लेखन के बहुतायत में एक बड़े क्षेत्रफल में उस प्रकृति की उस विराटता को देखते हैं, तो उसमें वह जिजीविषा भी शामिल है। लेखक की हार, लेखक की उदासी कैसे प्रकृति के बीच जाकर प्रकृति के उपादानों से टूटती है, वह पुनः पुनः हार कर भी, टूट कर भी खड़ा होने का कोई न कोई उपक्रम करता है। इसलिए वह कहीं से विलासिता का प्रपंच न होकर जीवन का एक आवश्यक कर्म हो उठता है। जब वे कविता में अपनी जिजीविषा की बात करते हैं, तो कविता कोई विलासी कर्म न होकर उनके लिए या उनके जैसे कई अन्य लोगों के लिए जीवन का एक आवश्यक कर्म बन जाता है। यहां स्वभावतः कविताओं में जीवन के कई उतार चढ़ाव दर्ज हुए हैं, और उन्हें जीवन के स्वाभाविक विकास कर्म से जोड़कर हम देख सकते हैं। निश्चय ही कविता का गल्प किसी कवि द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण आलोचना पुस्तक है। यह इसलिए भी रोचक और उल्लेखनीय है कि इसमें कवि ने कई अन्य कवियों के साथ अपनी कविताओं के बारे में विचार किया है। वे सिर्फ अपनी कविताओं पर विचार नहीं किए हैं, उन्होंने कई दूसरे कवियों की कविताओं पर भी उसी उदारता के साथ, उसी संवेदनशीलता के साथ और उसी भेदभाव से परे रहकर लिखने की कोशिश की है। अशोक एक जगह लिखते हैं कि एक कवि स्वयं अपनी कविता के बारे में क्या और कैसे सोचता है, यह जानना उसकी व्यापक कविता के बारे में समझ की विश्वसनीयता स्थापित करने में शायद कुछ मददगार हो सकता है, मदद कर सकता है। तो किसी भी कवि का गद्य राजेश जोशी का हो, मंगलेश डबराल जी का हो, अरुण कमल का हो, हमें प्रभावित करता है, और आलोचक अपने हिसाब से उन कविताओं पर तो लिखते ही हैं, मगर जब स्वयं कवि अपनी कविताओं के बारे में कुछ बातें रखता है, तो उसका भी अपना एक विशेष महत्व है। ज्योतिष जोशी साहब लिख रहे हैं, बढ़िया जी, आभार आपका। आगे मैं कुछ और बातचीत करता हूं, जिसमें उनका हम जानते हैं प्रसिद्ध कॉलम कभी कभार, जो जनसत्ता में प्रकाशित हुआ करता था और अभी ऑनलाइन प्रकाशित हो रहा है। तो उसमें कई लोग तो उस समय जनसत्ता सिर्फ संडे को ही लिया करते थे, और इस कॉलम को और कुछ अन्य साहित्यिक सामग्री को बड़े चाव से पढ़ा करते थे। हम जानते हैं कि कभी कभार में प्रकाशित आलेखों का संकलन इसी नाम से, कभी कभार के नाम से ही वर्ष 2000 में प्रकाशित हुआ था, और इस पुस्तक के 2 खंड किए गए थे, कभी कभार देश और कभी कभार परदेश। इस पुस्तक के माध्यम से भी हम देखते हैं कि अशोक वाजपेयी की यायावरी कहां तक फैली हुई है, और वे साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, मूर्तिकला और चित्रकला कितने विधाओं से जुड़े हुए हैं।
नगरजीवी राजधानी एक उनकी एक टिप्पणी आई थी। उसमें वे एक जगह लिखते हैं, दिल्ली पर तंज कसते हैं कि जैसे दिल्ली की बिजली, सब्जियां, फल फूल, मौसम और बाढ़ आदि बाहर से आते हैं, वैसे ही दिल्ली के लेखकों के लिए अक्सर प्राण ऊर्जा और अपने पढ़े समझे जाने का आश्वासन भी बाहर से ही आता है। यह भी एक विडंबना है किसी महानगर की कि लेखकों की एक बड़ी जमात उस दिल्ली में रह रही है, मगर वहाँ उन्हें समझने वाले, उन्हें पढ़ने वालों की संख्या कम है। और इस क्रम में पटना पुस्तक मेले की, कोलकाता पुस्तक मेले की अक्सर चर्चा की जाती है, जहां हम पुस्तकों के प्रति आम जनों के प्यार को, समर्पण को देखते हैं, मगर वह उस तरह के भाव या उस तरह के पाठक या उस तरह का आश्वासन दिल्ली में कई बार देखने को नहीं मिलता है। तो यह जो हमारे वक्तव्य का शीर्षक है, प्रकृति की विराटता, तो कैसे हमारे महानगर प्रकृति के उन तत्वों से विलग हो रहे हैं, उसकी बातचीत का एक सूत्र भी हमें इस टिप्पणी में मिलती है कि महानगरों में जो निरंतर सीलन भरे और अंधेरे कमरों में कई लोग छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं। स्वयं मेरा एक उपन्यास है 25 वर्ग गज, जो दिल्ली के ऐसे ही जे कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी पर आधारित है। तो महानगरों की एक बड़ी आबादी धूप के बगैर रहने को विवश है, खिड़कियां नहीं है, बंद कमरे हैं, अंधेरा है। तो महानगरों की जो अपनी असफलता है, ऐसे में जो उनकी कुढ़न है, जो कई पीढ़ियां इस बीच बूढ़ी हो गई, गुजर गई, उन सब का उसमें अंतर्द्वंद देखने को मिलता है। तो ये जो कह रहे हैं सब्जियां, फल और किसी के पढ़े जाने का आश्वासन भी हमें दिल्ली से बाहर देखने को मिलता है। तो किस तरह हमारे देश में महानगरों का जो एक फॉर्मेट है और इतनी सघनता है और अनावश्यक रूप से जनसंकेंद्रण बढ़ा है, तो उसमें प्रकृति के तत्व हमें दूर होते हुए दिखते हैं। और आज जब कभी अशोक वाजपेयी अपनी प्रेयसी की देह पर उससे प्रेम करते हुए सूरज की धूप को देखते हैं और अपनी कल्पनाओं में प्रकृति के विभिन्न तत्वों को लाते हैं, हम लोग या हमारी पीढ़ी के लोग या हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी के लोग जब तब चलते हुए शाम में, रात में, दिन में ऊपर आकाश की ओर देखते हैं, चांद, तारे, सूरज को देखते हैं। लेकिन जो आज के बच्चे हैं, उनकी नज़र आकाश पर नहीं जाती है, वे प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं। मोबाइल गेम, वीडियो गेम में ही वे खोए हुए हैं और उन्हें बाहर देखने की फुर्सत नहीं है। दिल्ली में तो खैर आकाश में चांद और तारे उस तरह से स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो मंझोले शहर हैं, जहां प्रदूषण कम है, उनमें भी शहरीकरण की हवा और तकनीक का दबाव हमारे बच्चों पर कुछ इस तरह का है कि वे प्रकृति के इन उपादानों से, ऐसे कारकों से, ऐसी खूबसूरती से दूर होते चले जा रहे हैं। महेंद्र गगन साहब लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी, शुक्रिया महेंद्र साहब। इसी कभी कभार के अंतर्गत उनकी एक टिप्पणी आई थी अड़ियल पर विनयशील। उसमें वे आदिवासी कला पर बात करते हुए लिखते हैं, आदिवासी कला अधिकांश नामहीन होती है, इसलिए नहीं कि उस पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की गहरी छाप नहीं होती, बल्कि इसलिए कि प्राकृतिक वस्तुओं की ही तरह आदिवासी कलाकृतियां अपने सिर पर नामों का बोझ ढोना जरूरी नहीं समझती। नामहीनता उन्हें गतिशील होने और स्थिरता पाने की अधिक स्वतंत्रता होती है। नामहीनता से उन्हें गतिशीलता मिलती है। आदिवासी कला आत्म की तानाशाही को उतार फेंकती है।
तो यह जो हम प्रकृति की विराटता की बात कर रहे हैं, मैंने यह रचा, मैंने यह किया, इस आत्म की जो तानाशाही है, अशोक वाजपेयी जी का ध्यान उस ओर भी जाता है और आदिवासी कला में जो एक बेनामीपन है उसकी वे चर्चा करते हैं। प्रकृति की जो यह विशालता है, जो उसका एक बड़ा आयतन है, उसमें भी कोई किसी नाम का जिक्र नहीं आता। वह भी एक अपने बेनामीपन के सौंदर्य के साथ, उस विराटता के साथ हमारे बीच है, और हम चाहें तो उससे कितने ही खूबसूरती, कितने ही प्रेरणाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से मैं यह कह रहा हूं कि आदिवासी कला की जो नामहीनता है, अशोक उसी में उसका वैभव देखते हैं। यह नामहीनता निश्चय ही उन्हें प्रकृति की विराटता में भी देखने को मिलती है। बिना किसी श्रेय की उद्घोषणा का जो प्रभाव हो सकता है, अशोक वाजपेयी का लेखक उस प्रभाव को जानता समझता है। और फिर और कई बातें हैं जिनको मैं छोड़ रहा हूं, इस आलेख के अलग अलग हिस्सों को छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। अशोक वाजपेयी अपने कवि स्वभाव को अपने कहे अनकहे, भौतिक अभौतिक अवसाद से जोड़ते हुए चलते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि उनका कवि शब्दों से नहीं, अवसाद से कविताएं लिखता है। एक बड़ी बात है, उनका कवि शब्दों से नहीं, अवसाद से कविताएं लिखता है। उनकी विभिन्न कृतियों को पढ़ते हुए हमें यह एहसास होता है कि वे जो लिखें, जिस विधा में लिखें, उनके यहां उदासी, अकेलापन, प्रकृति, पुस्तक, संस्कृति, ये सब आएंगे ही आएंगे, और खास तौर से उनका कविता प्रेम भी झलकेगा ही। अशोक रचनात्मकता, विश्वास और आशा के रचनाकार हैं। चाहे वह रचना किसी स्तर की हो और आशा की लौ कितनी भी क्षीण हो। कई बार विध्वंस के कुरुक्षेत्र के बरक्स वे निर्माण के किसी तिनके का शिल्प रच देते हैं। अपनी एक कविता में वे लिखते हैं, कोट, वे सब चले गए, सब कुछ को रौंद कर, ध्वस्त कर, आश्वस्त कि उन्होंने कुछ भी अक्षत नहीं छोड़ा। तब सूखी पत्तियों के ढेर में गुम हुए कीड़े की तरह एक शब्द आया और उसने अपने मुंह में थोड़ी सी मिट्टी और तिनका उठाकर रचने की शुरुआत की। यह उनकी कविता शुरुआत है। तो यह जो जिजीविषा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो उनके आत्म का प्रकृति की विराटता के साथ जो साहचर्य होता है, उसके मूल में, उसकी ऊर्जा में यह जिजीविषा ही हमें दिखाई पड़ती है। हम कह सकते हैं कि क्या हम यह सोच सकते हैं कि प्रकृति के ऐसे उपादानों को लाए बगैर इस तरह की जिजीविषा संभव है? उनके यहां प्रकृति इतने रूपों में आती है कि वे अपने सभी तरह के मनोभावों की अभिव्यक्ति उनके माध्यम से कर पाते हैं। कविता के उद्देश्य को सीमित करके देखने के वे पैरोकार नहीं हैं। अशोक कविता को मनुष्यता के साथ अपरिहार्य रूप में देखते हैं, यह कहा जा सकता है। जोशी साहब लिख रहे हैं, पांडे जी आपसे सहमत नहीं, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, हुआ जा सकता। वे प्रथमतः कवि हैं और बड़े कवि, समीक्षक रूप भी उनका बड़ा है, पर उनके कवि को कमतर नहीं कर पाता जी। और जोशी जी आगे लिख रहे हैं, अशोक जी की कविता पर ध्यातव्य बातें। बस छोटी सी कोशिश है जोशी साहब, बाकी मैं शायद इस लायक नहीं हूं, लेकिन बस एक अपनी ओर से एक छोटी सी कोशिश। तो इस तरह से उनका भौतिक और कवि रूप
आपस में कुछ इस तरह से समामेलित हो जाता है कि वे कुछ भी लिखें, कुछ भी बोलें, कविता वहां उपस्थित हो जाती है। उनकी कविताओं में या उनके जीवन में ये जो छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, जो तमाम लोग हैं, लोक हैं, परिवार, बृहत परिवार जो है, एक मतलब सुदीर्घ भाई बहनों का परिवार, माता पिता, तमाम लोग, वह सब, उन सब की संपदा, उनका वैभव भी हमें देखने को मिलता है। और वो जिस कविता की चर्चा सितांशु जी परसों कर रहे थे कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तो उस पर बात करना अनावश्यक होगा चूंकि उसकी पुनरावृत्ति होगी। लेकिन उस कविता के साथ मुझे कुंवर नारायण जी की यह कविता अगली बार लौटा तो कि ये पंक्तियां याद आती हैं। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा, अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। अगली बार लौटा तो पूर्णतर लौटूंगा। तो यह जो बार बार स्वयं में लौटने की बात है, यह जो स्वयं को ही बार बार परिष्कृत करने की बात है, अपने आत्म को चमकाने की बात है, मुझे लगता है कि यह जो हमारी प्रकृति है, इससे हमारे समामेलन के बगैर संभव नहीं है। जिस तरह से मिट्टी और राख से हम पीतल और कांसे के बर्तनों को चमकाते हैं, और जो दुर्भाग्य से हमारे घरों से दूर होते चले जा रहे हैं, खासतौर से शहरों में तो हमें ये देखने को नहीं मिलते, मगर जैसे हम उस समय, पुराने समय में या गांवों में आजकल भी मिट्टी से या राख से उन पीतल और कांस के बर्तनों को चमकाया करते थे, मुझे लगता है कि अपने आत्म को भी सही रूप से आभासित करने के लिए प्रकृति के ऐसे निपट स्पर्शों की जरूरत अवश्य पड़ती है। मनुष्य कैसे अपनी चेतना का विस्तार करता है, जिसमें उदारता, वत्सलता का आयतन बढ़ता चला जाता है, और दूसरी तरफ अहम कलुषता के लिए स्पेस घटता चला जाता है। प्रकृति के साथ रहना अपनी निष्कलुषता के साथ भी रहना है। अकल्मश अंजोर की आकांक्षा निश्चय ही अशोक वाजपेयी की कविता को उसी उदात्त भाव पर ले जाती है जिसकी बात हम सब्लिमेशन के माध्यम से हमारे जो कवि आलोचक करते हैं, जिस उदात्तता की बात हमारा शास्त्रकार करता है। अशोक के यहां, अशोक के कवि के यहां प्रकृति अपनी पूरी दृश्य संपदा के साथ, दृश्य संपदा के ऐश्वर्य के साथ तो आती है, मगर उसके अतिरिक्त प्रकृति के मूल में जो संतोष है, जो कुछ बांटने का भाव है, जो व्यापकता की सरलता है, वह भी उनकी कविताओं में चुपके से हमें बैठी हुई नजर आती है। यह जो प्रकृति के विभिन्न उपकरण हैं, अशोक वाजपेयी के यहां बार बार आते हैं। कभी उन्हें घास की गंध आकर्षित करती है, तो कभी फूल की खुशबू, कभी उन्हें पेड़ों और जंगलों की हरितिमा और उसका विस्तार प्रभावित करता है, तो कभी आकाश की अनंतता। वे कभी चांद और तारों की रोशनी में स्वयं को आलोकित होता हुआ देखते हैं, तो कभी अपनी प्रेयसी के देह पर सूरज की धूप को भी देख लेते हैं। जब अशोक यह लिखते हैं प्रेम के उन क्षणों में कि उनकी प्रेयसी के देह पर सूरज की धूप है, तो जरा याद कीजिए असुर्यम पश्या की जो हमारी अवधारणा है, जिसमें स्त्री को सूर्य भी न देखे, जिसकी बात की गई है, तो उससे उलट आधुनिकता से लैस कवि अपनी प्रेयसी के देह पर सूरज की धूप को देखता है। आधुनिकता यहां प्रेम, आधुनिकता इस तरह से यहां आई है कि प्रेम जो है प्रकृति की गोद में संभव है। यह सब देखना और महसूसना किसी भी मनुष्य को उतने समय के लिए
पढ़ते हुए, रचते हुए अलौकिक बना सकता है और उसकी चेतना का एक अनंत विस्तार संभव हो सकता है। अब मैं अपने आलेख के अंतिम हिस्से में हूं और कुछ और बातें करके अब समाप्त करूंगा, काफी समय ले लिया है। अशोक वाजपेयी का कवि मौन को समझ लेता है, उसमें छिपे अनकहे को सुन लेता है। उनके यहां वह दस्तक भी सुनाई पड़ती है जो कभी किसी आदि काल में किसी दरवाजे पर दी गई होगी और वह दरवाजा खुला नहीं होगा। दरवाजे से खाली हाथ लौट जाने वाले की पीड़ा भी वहां गुंजित होती है और दरवाजा न खोलने वाले के विवश हाथ भी हमें दिखते हैं। उनके यहां देवत्व भी कई कई रूपों में आता है। उनका व्यक्ति अपने पुरखों की हड्डियों में निवास करता है। उनके यहां हंसी में पीढ़ियों से हस्तांतरित हंसी है। वहां उदासी भी है तो उसके कई रंग हैं। अध्यात्म भी है तो ईश्वरहीन अध्यात्म कुछ ज्यादा है और हाड़ मांस के लोगों में ही ईश्वरत्व को खोजने की चेष्टा भी है। एक बात और, मृत्यु पर उन्होंने काफी कविताएं लिखी हैं, शुरू से ही लिखी हैं, अपने युवा दिनों से ही लिखी हैं। मृत्यु से अधिक नश्वर क्या हो सकता है, मगर उन्होंने मृत्यु को मृत्यु के पार जाकर देखने की चेष्टा की। अमरता की बात वही कर सकता है जो मृत्यु को समझता है। अशोक की कविताओं में बार बार नश्वरता को नकारने का एक बोध है। नश्वरता वहां नकारी जाती है, मगर यह बोध क्षण भंगुरता की कई घाटियों, उपत्यकाओं को पार करके हासिल किया गया है। ऐसी ही एक कविता उनकी है अव्यय। उसमें कवि कामना करता है, उसमें जो अव्यय है उसी को छूने की चेष्टा करता हूं, जिसे वह भी चाहे तो नष्ट नहीं कर सकती। कवि अपनी प्रेयसी में उस तत्व को तलाशता है जिससे वह स्वयं प्रेयसी भी अनभिज्ञ है। तो इस तरह से मित्रों कई सारी बातचीत हुई और आप सभी इस लंबे वक्तव्य को सुन पाए। कुछ और इसके अंतिम हिस्से थे जो मुझे लगता है कि अब कभी और किसी और अवसर पर उन बातों को रखूंगा। कुल मिलाकर यह कि हम सभी लेखक जिस प्राकृतिक विराटता से जोड़कर स्वयं को चलते हैं, अगर सचमुच उस ईमानदारी के साथ और उस निसंगता के साथ हम आगे बढ़ सकें, उसे चित्रित कर सकें और अपनी उदासी, अकेलेपन, मोहभंग के क्षणों में भी प्रकृति से वह जिजीविषा हासिल कर सकें, तो यह साहित्य का कुछ न कुछ हासिल होगा। आप सभी लोग इतनी देर तक बने रहे, हार्दिक धन्यवाद। और अशोक वाजपेयी पर आयोजित इस एकाग्र में आगे कुछ और महत्वपूर्ण वक्ता आएंगे और जिनके साथ आप जुड़कर कुछ न कुछ लेकर ही जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, यही कोशिश है। तो एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जिन मित्रों को मैं देख नहीं सका या जिनके नाम नहीं ले सका, उन सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनसुलभ पुस्तकालय के साथ आप ऐसे ही अपना प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे और साहित्य की यह लौ जो जल रही है वह कभी बुझने न पाए। हार्दिक धन्यवाद। शुभ रात्रि।